आपने सुना होगा कि मतलब हम एक चीज सोचते हैं कि यह देश किसका है। पेंडेमिक की सिचुएशन है, हम सब अपने अपने लेवल पर जूझ रहे हैं। अगर हम एक क्वेश्चन करें कि यह देश किसका है, तो हमें यह जवाब मिलेगा कि चूंकि डेमोक्रेसी है तो हम लोग वोट देने के राइट के नाते हम सबका यह देश है। हम सरकार चुनते हैं और फिर हम उस चुनी हुई सरकार के जरिए ये महसूस करते हैं कि हमने चुना है तो वो हमारे हित में फैसला करेंगे। लेकिन अब जो दिक्कत क्या आ रही है कि वोटों की नीलामी कुछ और बन रहा है, सरकारों के होने का कोई मतलब नहीं रहा। एक बात। दूसरी बात ये कि जो कुछ हो रहा है वो देखिए किस तरह से डेमोक्रेसी पर संकट है। फिर चुनाव का कोई अर्थ रह जाएगा। आपने वोट दिया जिस सरकार को, अब तो एक तो सरकार नहीं, किसी पार्टी को नहीं, आप जब किसी नेता को वोट देते हैं तो आप उसकी आइडियोलॉजी को देखते हैं, आप उसके कमिटमेंट को देखते हैं, उसकी पार्टी की विचारधारा को देखते हैं। आपने वोट दिया ए को और चुनाव जीतने के बाद वो बी के साथ चला गया, तो सबसे बड़ा धोखा किसका हुआ? क्योंकि ए अगर बी के साथ चला गया तो वो ज्यादा पैसे में गया होगा, ज्यादा बिक करके गया होगा। नंबर एक बात। तो सबसे ज्यादा मजाक अगर किसी का बना है तो वो कौन है? वोटर। इसलिए आपको नहीं लगता कि अब हमें डेमोक्रेसी को फिर से रीथिंक करने की जरूरत है कि एक्चुअल में अब डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या बची? आपने वोट जिस चीज के लिए दिया था वो तो खत्म हो गई। बिहार में सबसे पहले हुआ, जिसके खिलाफ वोट मिला वो सरकार में है। गोवा में हुआ, मणिपुर में हुआ, कर्नाटक में हुआ, उसके बाद फिर अरुणाचल मिजोरम में हुआ, और उसके बाद देखिए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा, उसके दिक्कत हुई, मध्य प्रदेश में हुआ, और अब राजस्थान में हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ए पार्टी बहुत अच्छी है, बी पार्टी अच्छी है, वो तो वोटर डिसाइड करता है। मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी है, मैं उस पर क्लियर कट स्टैंड लेता हूं तो बोलता हूं। आज मेरा मानना यह है कि हम लोग डेमोक्रेसी के कैरेक्टर और उसके सामने जो मुश्किलें हैं उस पर समझें। ये मेरा पहला बात थी। तो दूसरा मसला मेरा है एजुकेशन से जुड़ा हुआ। एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है जिससे आप चीजों को क्या सही है क्या गलत है इसको समझने में आपको मदद मिलती है, एजुकेशन। और अगर एजुकेशन के जरिए आप एक पीढ़ी तैयार करते हैं, उस पीढ़ी को, जो आने वाली पीढ़ियां जिनके कंधे पर आने वाला फ्यूचर डिपेंड करेगा, उसको आप बैकग्राउंड का हिस्ट्री पढ़ाते हैं कि आप अब तक का सफर इस रास्ते तय करके यहां तक आए हैं, इनमें ऐसे ऐसे कांटे मिलते हैं, इसमें ऐसे मोड़ मिलते हैं, यहां गड्ढे हैं, यहां ये मुश्किलें थी, इस गड्ढे को भरने के लिए ऐसे कोशिश की गई, इन कांटों को इस तरीके से निकाला गया, इस रास्ते को इस तरह बनाया गया। तब वो पीढ़ी आज जहां खड़ी होती है वहां से फिर सोचती है कि अच्छा ऐसे चल के हम यहां आए हैं तो हमें आगे के कांटों को और कैसे निकालना है, आगे के गड्ढों को और कैसे भरना है। ये है आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम और कल्चरल सिस्टम। तो डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी होता है कि आप रियल फैक्ट दें कि इस गड्ढे को भरने में सबकी भूमिका थी। ये सड़कें जिस पर चल करके ये मुल्क इतना दूर आया है, ये सड़कें सबने बनाई थी। ये जो पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया, इसमें सब एक साथ मिलकर शामिल थे। लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पास पावर मिल गई, उस पावर के जरिए वो सारी अपॉर्चुनिटी और सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर रहे हैं, और बाकी को वो सारे लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। और बहुत बड़ा तबका ऐसा है, देखिए भाई गर्मी बहुत है, बाकी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कमजोर है और इसलिए वो और कमजोर किया जा रहा है। तो जब आप एजुकेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे तो पढ़ेंगे नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चीजें चलेंगी, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठ बोला जाएगा और ये कहा जाएगा कि जो कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। तो डेमोक्रेसी के सामने जो चैलेंज है वो नहीं समझ में आएगा, वो अपनी गलत हिस्ट्री पढ़ेगा और मूर्ख जमात पैदा होगी, फिर वो अवेयर ही नहीं होगी। फिर उसको अगर कल को आप एक नादान भूखे को अगर आप ये समझा दीजिए कि तुम्हें भूख लगी है तो इसके गुनहगार तुम खुद हो,
तो क्या वो भूख के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा? क्या वो सवाल ये पूछने जाएगा कि मुझे एक रोटी नहीं मिली और ये जो ऊंचे महलों में बैठे लोग हैं इन्होंने रोटियों को कब्जा कर रखा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन किसने किया? क्योंकि आपने तो उस भूखे को ये समझा दिया कि भूख तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है। भूखे तुम इसलिए हो क्योंकि तुम इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी बन गए थे, इस जाति में पैदा हुए। तुम मारे जा रहे हो क्योंकि तुम मुस्लिम घर में पैदा हुए हो, तुम्हारी टोपी और दाढ़ी देख करके कहा जाता है कि तुम मारे जाओगे। यानी आप उसको एक झूठ में फंसाते जाएंगे, झूठ में फंसाते जाएंगे, तो वो सच से दूर हो जाएगा। घोड़े को भी अगर आप 20 बार 100 बार गधा गधा कहो तो एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक मास्टर जी थे। मास्टर जी बिल्कुल पंक्चुअल थे, कभी छुट्टी नहीं लेते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे, रोज पढ़ाने जाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। जो पढ़ाते थे उसको विद्यार्थियों से पूछते थे समझ में आया कि नहीं आया, लिखा, नोट्स दिखाओ, ये करो। विद्यार्थी परेशान। एक किस्सा है, आप किसी किस्से की तरह लीजिएगा। बच्चों ने तय किया कि इस मास्टर जी के साथ मुक्ति कैसे मिले, कुछ दिन तो मुक्ति चाहिए इनसे। तो बच्चों ने एक रणनीति बनाई। वो रणनीति क्या थी? जैसे ही मास्टर जी अंदर आए कॉलेज स्कूल में, एक बच्चा देखते ही बोला, अरे मास्टर जी क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो बोले, हाँ ठीक है, बताओ। कहा, नहीं आपके चेहरे से देख के लग रहा था कि आपको कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद कहे, नहीं मैं ठीक हूं। थोड़ा आगे बढ़े, जहां साइकिल खड़ी कर रहे हैं, दूसरा बच्चा आया, कहा मास्टर जी प्रणाम, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या हो गया आपको? तो कहने, नहीं बिल्कुल ठीक हूं मैं, जाओ क्लास में बैठो। थोड़ी देर फिर आगे गए, तीसरा बच्चा मिला। वो कहा, मास्टर जी क्या हुआ, आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हूं। फिर मास्टर जी क्लास में गए, सारे विद्यार्थी परेशान। मास्टर जी ने पूछा, क्या हो गया, क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग? तो उन बच्चों ने कहा, मास्टर जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? अब मास्टर जी को परेशानी महसूस हुई कि अगर इतने बच्चे बोल रहे हैं तो गलत तो नहीं बोल रहे होंगे। झोला उठाए, वापस आए और उसके बाद घर में बैठ करके पत्नी से लेट कर करें, तुरंत डॉक्टर को बुलाओ, मेरी तबीयत खराब हो गई है लग रहा है। यही इस देश के साथ हो रहा है। ये चंद नेता, चंद ठेकेदार, चंद लोग इस देश की जनता को लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे तुम ठीक से सोच नहीं पा रहे हो, अरे तुम बीमार हो, अरे हिंदू धर्म तुम्हारा खतरे में है, तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारी जाति मतलब ब्राह्मणवाद खतरे में है, तुम्हारा सब कुछ खतरे में है। जनता एक दिन अपने पर ही भरोसा उठा ले रही है, उसको लग रहा है कि हाँ मैं ही बीमार हूं, मेरे ही कुछ दिक्कत है। ये है मुश्किल। इस सब से कौन बचाएगा? एजुकेशन। एजुकेशन बचाएगी। इसलिए जो झूठ फैला करके राज करना चाहेगा वो कोशिश क्या करेगा कि एजुकेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर एजुकेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो मूर्खों की जमात पैदा होगी और उनसे ये कहा जाएगा कि नाली के गैस से चाय बनाता था मैं, रडार से जो आ गया तो रडार की वजह से मैंने कहा हमला कर दो, बादल आ गया है, रडार काम नहीं करेगा। आपके विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे हैं सर। ये मेरी आरटीआई है जिसे मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। 8 जुलाई 2020 को ये आई है, मैंने लगाया था बहुत पहले। और आरटीआई के पहले मैं जब कोई आरटीआई लगाता था और उसका जवाब हफ्ते 10 दिन मैक्सिमम 20 दिन में आ जाता था। और बड़ी बड़ी आरटीआई मैंने लगाई, ढेर सारे आरटीआई है। ये इतने सारे दस्तावेज हैं आरटीआई के। जब हम एम्प्लॉयमेंट पे काम करते तो रोस्टर पे काम करते थे। ये आरटीआई लगाई मैंने मार्च में और जुलाई में मिली। आरटीआई को इतना कमजोर कर दिया गया है कि अब आप सूचना ही नहीं जान पाएंगे और आप कैसे कहेंगे कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है। और इस आरटीआई में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ही डेटा अभी दिए गए। ये देखिए, शायद आप देख पा रहे होंगे, उल्टा है, आप देख नहीं पा रहे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। वक्त होता तो मैं एक एक को पढ़ के सुनाता। झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम। और इस सारी आरटीआई में एक चीज कॉमन है। मैंने 4 सवाल पूछे थे। पहला सवाल, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट सैंक्शन है और कितनी वैकेंट है।
अभी जो दिख रहा है हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 70% पोस्ट वैकेंट है, जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 68%। ये जो सबसे ज्यादा वो बता रहा हूं, उड़ीसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 88% पोस्ट वैकेंट है। बाकी सारी पोस्ट अगर आप मैं कैलकुलेट कर दूं तो आपको जो सबसे ज्यादा थे वो उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ नहीं, इन जगहों पर मिला करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वैकेंट पोस्ट मोर देन 55%। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 55% पोस्ट खाली है, वैकेंट है। और आपको पता है सैंक्शन पोस्ट पर यूजीसी फंडिंग देती है, जितनी पोस्ट सैंक्शन है उतना पैसा मिलता है। यानी आपकी पोस्ट सैंक्शन है, आपको पैसा मिलता है, फिर आप इन पोस्ट को फुलफिल क्यों नहीं कर रहे? 50% विश्व गुरु बनने का दावा करने वाले भारत देश में 50% पोस्ट पर गुरु ही नहीं है। यह हायर एजुकेशन की बात है। मिडिल एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन कितना बर्बाद हो गया वो आप सामने दिख रहा है। कॉन्वेंट स्कूलों ने कल बड़ी बड़ी होर्डिंग लगानी शुरू कर दी है कि उनके यहाँ लाख रुपए फीस हुई तो 98% बच्चे ने पा लिया है, और जो मिडिल क्लास है वो सेलिब्रेट कर रहा है, मेरी बेटी 90%। उन सबको बधाई, बच्चों को बधाई, बच्चों का क्या दोष है? मेरा बेटा 98%, बिटिया 99%। बच्चे तो मौका मिला तो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, उन बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए मैं शुभकामना देता हूं। लेकिन सोसाइटी के लिहाज से आप सोचिए, जिस गरीब परिवार के, दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों के मजदूर, किसान, मजलूमों के बच्चे, बेटे बेटियां, क्या उनके पास नंबर लाने की हैसियत नहीं थी? उनको तो स्कूल ही नहीं मिला। तो जो आप ये परसेंटेज दिखा करके नुमाइश कर रहे हैं कि आपके वारिसों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि उनको मौका मिला, उनको अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। हमारे घरों के, दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों के, मजदूर, किसान, मजलूमों के घरों के बच्चे किन स्कूलों में पढ़ रहे हैं? मिड डे मील वाले, वहां टीचर ही नहीं है, वहां इमारत ही गिर रही। हमारे लावारिस मवेशियों के साथ हमारे लावारिस खाब उन इमारतों में दफन किए जा रहे हैं जिन्हें हम स्कूल कहते हैं, जिन्हें हम यूनिवर्सिटी कह रहे हैं। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लेकर के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अशोका, गलगोटिया, एमिटी यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए फीस देकर के लोग अपने आने वाले भविष्य को बना रहे हैं। फिर ये डेमोक्रेसी किसके लिए भाई? एक बार सोचिएगा। और इस आरटीआई में जो वैकेंसी सबसे ज्यादा वैकेंट है, 2-3 एग्जांपल देता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1700 पोस्ट कुल है, सैंक्शन पोस्ट है 264 प्रोफेसर के, 97 पोस्ट पे लोग काम कर रहे हो, 167 पोस्ट खाली है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर में वैकेंट पोस्ट में 13 पोस्ट वैकेंट है। कुल पोस्ट सैंक्शन है एससी का 39 और 3 पोस्ट फुलफिल है, 18 पोस्ट वैकेंट है। एससी के 36 पोस्ट वैकेंट है, 19 पोस्ट एसटी के लिए सैंक्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसमें 18 वैकेंट है। 19 सैंक्शन है, 18 खाली है। 39 सैंक्शन है एससी के लिए, जिसमें से 36 खाली है। 67 पोस्ट है ओबीसी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पर, और 67 खाली है। ओबीसी हिंदू बने हो, ओबीसी हिंदू धर्म खतरे में भाई, बचाना होगा। देखिए 67 पोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सैंक्शन है ओबीसी के लिए, और ऑल अबाउट 67 वैकेंट। एसोसिएट प्रोफेसर 97 फॉर एससी सैंक्शन, 8 फुलफिल और 89 वैकेंट। 97 में 89 वैकेंट, 48 एसटी में 47 वैकेंट, 174 एस ओबीसी में 174 ओबीसी वैकेंट। ध्यान से समझिएगा। आगे देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो रही, कॉलेजेस अभी इसमें इंक्लूड नहीं है।
119 पोस्ट सैंक्शनड है एससी के लिए, 48 वैकेंट। 59 एसटी के लिए सैंक्शनड है, 26 वैकेंट। 214 पद है ओबीसी के लिए सैंक्शन, 135 वैकेंट। किसकी पोस्ट सबसे कम है? यही हाल आप देखेंगे तो मेरी आईटीआई में हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। सबसे ज्यादा वैकेंट पोस्ट उनकी है जिनका रिजर्वेशन सबसे बाद में आया, और आज वो हिंदू धर्म खतरे में, इसको बचाने जा रहे हैं। ओबीसी 0, एससी एसटी मोर देन 90% पोस्ट वैकेंट। फिर किसके लिए है भाई ये देश? वेयर इज डेमोक्रेसी? ओबीसी क्रीमी लेयर आ रहा है। ओबीसी प्रोफेसर, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर में 0 है, और क्रीमी लेयर में उनका 8 लाख से जो क्रीमी लेयर की कट ऑफ है वो 12 लाख की जा रही है। बिहार चुनाव आ रहा है, आपको लगेगा कि हाँ भाई 4 लाख बढ़ा दिया ओबीसी के लिए तो कल्याण हो गया, चलो ओबीसी हिंदू धर्म बचाओ, लेकिन उसमें पर्सनल इनकम और लैंड और इनकम इंक्लूड की जा रही। फिर ओबीसी कहां जाएगा? रिजर्वेशन कोलैप्स, ओबीसी रिजर्वेशन खत्म। ये दिक्कत है। अब आप सोचिए, जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की ये दिक्कत है तो फिर इस देश में डेमोक्रेसी के सामने जो चैलेंजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सब से कैसे यह देश लड़ेगा? क्या यह देश मूर्खता से लड़ेगा? अज्ञानता से लड़ेगा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप अपने घरों में बैठ करके रोज लड़ रहे हैं, ए मोदी ये कर रहे हैं तो बहुत सही कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार। दिल्ली से सूचना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भेजी जा रही है और गांव तक पहुंच रही है, और वो आपको पागल बनाया हुआ है। आप सोच ही नहीं पा रहे। अब नेताओं के जाल में, अरे नेताओं के जाल में क्यों फंसना? जनता किस दिन रात के लिए होती है? डॉक्टर राम मनोहर ने कहा था, सड़कें खामोश है, जनता आवारा, संसद आवारा हो जाती है, और जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।